स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपनी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी पीजीटी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है थर्मोडायनेमिक्स। इस सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके यूपी जीआईसी एग्ज़ाम के अंदर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर में भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइंस डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज। इसमें से कौन सी रिएक्शन आपको बता रही है, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। देखिए, हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए हम एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे CO2 का प्रोडक्शन करना है, मुझे क्या करना है, CO2 के लिए एंथैल्पी चेंज निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसके अंदर में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको स्टैंडर्ड स्टेट्स में जब कंबाइन किया जाएगा। वापस से सुनना, जब हमें क्या करना होता है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का क्या करना होता है, एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उनके एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, या उन एलिमेंट्स को क्या कराया जाता है, स्टैंडर्ड स्टेट में कंबाइन कराया जाता है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो एनर्जी यूज़ होती है उसको क्या कहा जाता है, एंथैल्पी चेंज कहा जाता है। इनफैक्ट उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नॉट साइन भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि इन सभी रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन जो है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें दो तीन बातों का ख्याल रखना होगा कि एक तो क्या हो रहा हो, एक मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा हो। मैं सारी कंडीशंस ना यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, मैं सभी कंडीशंस को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, 1 mole of product should be formed एक सेकेंड। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेकेंड कंडीशन हमारे पास में होनी चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सब क्या होने चाहिए, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए। वो किस में प्रेजेंट होने चाहिए, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में प्रेजेंट होने चाहिए। द एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट in their standard elemental state, in their standard elemental state। ठीक है, यही रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करती होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करती होगी। देखिए एक एक करके हम क्या करते हैं, हम सभी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। देखिए पहली रिएक्शन के अंदर में क्या हो रहा है, N2 कंबाइन कर रहा है H2 के साथ में, दोनों अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, अपनी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NH3 का प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि अभी अभी हम एक कंडीशन देख के आए थे कि प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, केवल 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, केवल 1 मोल का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो पहली जो रिएक्शन है, जो पहली रिएक्शन है वो तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमको क्या गिवन है, H2 गिवन है और F2 गिवन है, और ये क्या कर रहा है, HF का प्रोडक्शन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, HF का प्रोडक्शन कर रहा है। कितने मोल्स HF का प्रोडक्शन हो रहा है, 1 मोल का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन जो है वो अपनी गैसियस स्टेट मतलब एलिमेंटल फेज में प्रेजेंट है, एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है। फ्लोरीन भी क्या है, अपनी गैसियस एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है। तो मतलब ये क्या हो सकती है, एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अभी इसको जरा स्टैंड बाय पे रखते हैं, बाकी और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास में कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डायमंड की फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, डायमंड की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्बन की जो स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट होती है वो क्या होती है, वो ग्रेफाइट होती है। वो क्या होती है, ग्रेफाइट होती है, ना कि डायमंड होती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, लास्ट ऑप्शन में हमारे पास में एलिमेंट तो गिवन ही नहीं है, यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या गिवन है, मॉलिक्यूल गिवन है। तो ये तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को कतई रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
देखिए ऐसे ही आप पूरे के पूरे बैच को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर में आपको अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करने के, चाहे वो आपका यूपीजीआईसी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका DSSB का एग्जाम हो, चाहे वो आपका अपकमिंग एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस और आरपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो, इन सब के लिए कस्टमाइज्ड बैचेस क्या हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। जिसमें से लक्ष्य 5000 प्लस बैच के अंदर में हमने 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस क्या किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस क्या हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्या हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और ये सभी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं। इन सभी सर्विसेज को आप केवल 1999 में क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको लाइव वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं, आपको असाइनमेंट्स भी दिए जा रहे हैं उनके PDF सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। इसके अलावा आपको PYQs दिए जाएंगे और ये सब रहने वाला है आपके एग्जाम के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर बेस्ड, ठीक है। देखिए इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप पूरे कोर्स को भी क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। और तो और आप इस पूरे के पूरे वीडियो को, ऐसे सभी टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस को अवेल करने के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके विज्ञान वृक्ष ऐप के मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप को भी क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए द थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल इज गिवन बाय, किसी भी फ्यूल सेल की थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी किसके थ्रू दी जाती है, या थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इसमें से क्या होगा, ठीक है। देखो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगी, मैं ईटा से रिप्रेजेंट कर दूंगी। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगी, ईटा से रिप्रेजेंट कर दूंगी। और ये क्या बताता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या बताता है, या तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क किसी फ्यूल सेल ने किया होगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको हम वर्क डन से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि वर्क डन एक्सट्रैक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, किसी भी फ्यूल सेल की एफिशिएंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क डन एक्सट्रैक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड, ठीक है। टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड, और टोटल एनर्जी हम किसके फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, इंथैल्पी चेंज के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। टोटल एनर्जी को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंथैल्पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल इंथैल्पी चेंज, ठीक है। किसी भी फ्यूल सेल की एफिशिएंसी को हम कैसे बता सकते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन एंथैल्पी, मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस फ्यूल सेल की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता होगा, ठीक है। ये रहा आपका एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, ये रहा आपका एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। अब देखो एफिशिएंसी जो है ना, अब जो एफिशिएंसी गिवन है ये आपको ऑप्शन सी के साथ में मुझे लग रहा है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। ऑप्शन सी के साथ में क्या कर रहा है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। देखो इसका ना एक और फॉर्मूला पॉसिबल है, इसका एक और फॉर्मूला पॉसिबल है। अगर आप बी और सी ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने डेल्टा जी को रिप्लेस कर दिया है। इसने क्या किया है, डेल्टा जी को रिप्लेस कर दिया है किससे, -NF ई नॉट से, ठीक है। तो ये भी क्या हो सकता है, एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है, एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया है, डेल्टा जी को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अभी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी के लिए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइडियल गैस। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है एक आइडियल गैस के लिए, ठीक है। देखिए एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सीपी क्या कह रहा है, सीपी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। देखो सीपी रिप्रेजेंट क्या करता है, पहले तो वो समझते हैं। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि सीपी और क्या गिवन है, सीवी, ठीक है। सीपी और सीवी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखो सीपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
इंथैल्पी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, किसके ऊपर में, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में। सिमिलरली हमारे पास में एक और टर्म आ जाएगा सीवी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास में इंटरनल एनर्जी का चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। और इस बार वॉल्यूम को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है, इस बार वॉल्यूम को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है। अब ये क्या कह रहे हैं, आइडियल गैस के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आइडियल गैस के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। देखो इसके लिए अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन को देखूंगी ना, तो सीपी जो है ना, जो सीपी है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। आइडियल गैस के लिए सीपी क्या होता है, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। सिमिलरली सीवी भी क्या होता है, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो प्रेशर का तो फंक्शन नहीं है। इनफैक्ट अगर आप फॉर्मूला को देखोगे तो प्रेशर तो क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर तो क्या है, कांस्टेंट है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई, पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, सीपी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सीपी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, नहीं, सीपी किसका फंक्शन है, इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का फंक्शन है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट दी गई है। इसके बाद क्या कह रहा है, सीपी बाय सीवी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, CP by CV इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये भी क्या है, गड़बड़ है, ये भी क्या दिया गया है आपको, गलत स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं, टेम्परेचर के फंक्शंस होते हैं, ये दोनों ही क्या हैं, टेम्परेचर के फंक्शंस हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, CP एंड CV डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। हाँ जी, आइडियल गैस के लिए जो CP और CV है वो केवल क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। आइडियल गैस के लिए CP और CV जो है वो क्या कर रहे हैं, केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर्स द करेक्ट कंडीशन, आपको क्या बताना है, स्पॉन्टेनिटी के लिए सही कंडीशन को पहचानना है। आपको क्या करना है, इन सभी ऑप्शंस में से स्पॉन्टेनिटी की अप्रोप्रिएट कंडीशन को पहचानना है। देखो किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी हम कैसे बताते हैं, स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को देखते हैं। स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की अगर मैं बात करूं, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के साइन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, नेगेटिव है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, नेगेटिव है, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, तो मतलब रिएक्शन कहाँ पर है, रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर है, रिएक्शन जो है वो कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, आपको इन सभी कंडीशंस में से करेक्ट कंडीशन को पहचानना है। आपको क्या करना है, इन सभी कंडीशंस में से करेक्ट कंडीशन को पहचानना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला लिख लेंगे। डेल जी किसके बराबर हो जाएगा, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इंथैल्पी और एंट्रोपी की ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है, मुझे इंथैल्पी और एंट्रोपी की ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है कि ओवरऑल मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। मेरे पास ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ठीक है। देखो डेल्टा एच, अगर मुझे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, नेगेटिव चाहिए, अगर मुझे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, नेगेटिव चाहिए, तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वैल्यू क्या हो, ये वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब ग्रेटर देन जीरो हो, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, नेगेटिव हो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, नेगेटिव हो जाए। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, टी डेल्टा एस का प्रोडक्ट क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है। साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो क्या हो सकती है, मैं दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, मैं दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये भी वैल्यू नेगेटिव हो, ये भी वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है। मतलब डेल्टा एच भी क्या हो जाए, लेस देन ज़ीरो, और टी डेल्टा एस भी क्या हो जाए, लेस देन ज़ीरो।
टी डेल्टा एस बी क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। और यहाँ पे ध्यान रखना, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, तो इस नेगेटिव साइन को भी ध्यान रखना। तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तभी ये ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इन दोनों में से जो भी कंडीशन आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की कोई कंडीशन नहीं, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा होगा तो वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव ही आएगी। ओवरऑल वैल्यू जो है आपकी क्या आ जाएगी, नेगेटिव ही आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, करेक्ट कंडीशन को पहचानना है। आपने क्या करना है, करेक्ट कंडीशन को पहचानना है। ठीक है, देखो डेल्टा एच आपके पास में क्या होना चाहिए, डेल्टा एच आपके पास में लेस देन 0 होना चाहिए, डेल्टा एच आपके पास में लेस देन 0, और डेल्टा एस आपके पास में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। आई थिंक पहली ही कंडीशन सही है, आई थिंक पहली ही कंडीशन क्या है, सही है। अगर ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा और ये भी, तो भी क्या हो सकता है, अच्छा लेस देन 0 है, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, डेल्टा एच जो है वो क्या हो जाए आपका, ग्रेटर देन 0 हो जाए, डेल्टा एच आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए। नहीं, केवल फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट होगा, केवल पहला ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म पूछ रहा है, किसकी, वैन हॉफ इक्वेशन की, किसकी, वैन हॉफ इक्वेशन की। देखो वैन हॉफ इक्वेशन किसका रिलेशन बताता है, वैन हॉफ इक्वेशन जो है वो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन बताता है। वो क्या बताता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन बताता है, या मैं कह सकती हूँ इक्विलिब्रियम के अंदर में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देती हूँ, फॉर्मूला ही मेंशन कर देती हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देती हूँ, फॉर्मूला ही मेंशन कर देती हूँ। ये क्या है, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, तो मैंने क्या ले लेना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिख लेना है। मैंने क्या कर लेना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी कर देना है। ठीक है, रेस्ट क्या रहने वाला है, ln के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या कर दूं, dt के साथ में डिफरेंशिएट कर दूं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा, आर टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो ln हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो रहा आपका एक्सप्रेशन, ये तो हो गया आपका एक्सप्रेशन। एक बार मैं बता देती हूँ ये सब कुछ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ln के सी लिखो, के इक्विलिब्रियम लिखो या के पी लिखो, एक ही बात है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आर तो आपका गैस कांस्टेंट है ही, और टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ना आपको 4 कंपाउंड्स दिए हैं, 4 क्या दिए हैं, कंपाउंड्स दिए हैं, एक्स वाई जी एंड क्यू। एक्स है, वाई है, जी है और क्यू है। ठीक है, और इनकी क्या गिवन है आपको, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है। देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, या इन जनरल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस को क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, एक पानी का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, और साथ में एनॉर्मस अमाउंट क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, इस दौरान जो हीट रिलीज हुई है उसको क्या कह देते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस के दौरान जो हीट रिलीज हुई है उसे क्या कहा जाता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसकी वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, देखो x के लिए ये वैल्यू है माइनस में 13.7, माइनस में 13.7, y के लिए है माइनस में 9.4, z के लिए है माइनस 11.2, और q के लिए है माइनस में 12.4। ठीक है, और ये सभी वैल्यूज किस में गिवन है, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट में गिवन है। ये सभी वैल्यूज किस में गिवन है, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट के अंदर गिवन है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे वीकेस्ट एसिड को आइडेंटिफाई करने को कह रहा है। आपसे क्या कह रहा है कि आप इसमें से वीकेस्ट एसिड को क्या कर दो, आइडेंटिफाई कर दीजिए। देखो वीकेस्ट एसिड कौन होने वाला है, वीकेस्ट एसिड कौन होगा, वीकेस्ट एसिड हमारा वही तो एसिड होगा। देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली क्या हो रहा है, जब एसिड और बेस क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उसको मैंने क्या कर दिया है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से मेंशन कर दिया है। ठीक है, अगर किसी में बहुत ज़्यादा हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, अगर किसी में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या हुए होंगे, रिएक्ट कर रहे होंगे। वहाँ पे क्या हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हुआ होगा, तभी तो बहुत सारी हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। उसका रीजन मैं समझाती हूँ। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। जब आयंस हो जाएंगे तो इजीली क्या कर लेंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे और वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर कोई एसिड या कोई बेस क्या है, वीक है, वहीं पर कोई एसिड या कोई बेस क्या है, वीक है, तो वो क्या होगा, वो तो पहली बात तो कंप्लीटली आयनाइज ही नहीं होगा। ठीक है, अब जब कंप्लीटली आयनाइज ही नहीं हुआ है तो सॉल्ट फॉर्मेशन अच्छे से नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो भी थोड़ा कम रिलीज होगा, उसकी भी मात्रा क्या होगी या उसकी भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर में भी कम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, जिसके अंदर में भी कम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज हो रहा है, वो क्या रहा होगा, वो हमारा वीक कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा, वीक कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इस नेगेटिव साइन के ऊपर मैं मत चले जाना, क्योंकि ये नेगेटिव साइन केवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलीज ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को ज़्यादा दिल पे मत ले लेना, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ये केवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी जो है वो क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को देख लेंगे, हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को देख लेंगे। सबसे छोटा मैग्नीट्यूड किसका, 9.4, मतलब y मेरा क्या हो जाएगा, वीकेस्ट एसिड हो जाएगा। y मेरा क्या हो जाएगा, वीकेस्ट एसिड हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारा हो जाएगा x। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो इनको अरेंज भी कर सकते हो, इस तरह से आप चाहो तो ओवरऑल ऑर्डर भी बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। आपने क्या करना है, इसमें से करेक्टली मैच स्टेटमेंट को पहचानना है, इसमें से करेक्टली मैच स्टेटमेंट को पहचानना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जहाँ पे एंथैल्पी, जहाँ पे एनर्जी क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी या एंथैल्पी क्या हो रही हो, रिलीज हो रही है, उसको क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज जीरो, मतलब पहली स्टेटमेंट तो क्या है, इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है, इनकरेक्ट दी गई है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जिन रिएक्शंस को कराने के लिए आपको क्या देनी पड़ती है, एक एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है किसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में, उसे क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसे क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो मतलब एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंडोथर्मिक एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आई थिंक बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देखो एंथैल्पी जो है वो कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, एंथैल्पी तो कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये तो कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। ये क्या है, अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो और आपको क्या गिवन है, इंटरनल एनर्जी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट। इंटरनल एनर्जी हो या फिर जितने भी आपके थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हो, चाहे वो आपका इंटरनल एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो, एंट्रोपी हो या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो, वो सब क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं। वो सब ही क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, आपको ना ये लिस्ट दी गई है, आपको ये लिस्ट दी गई है जिसमें आपको CP गिवन है, CV गिवन है, CP माइनस CV गिवन है और डेल्टा H गिवन है। आपको क्या करना है, आपको इनके करेक्ट फॉर्मूलाज के साथ में इसको मैच करना है। आपको क्या करना है, इन सब के करेक्ट फॉर्मूलाज के साथ में इसको मैच करना है। ठीक है, देखो CP और CV की अभी अभी हम एक वैल्यू हम अभी अभी क्या करके आए थे, हम अभी अभी इनके फॉर्मूलाज देखकर आए थे। CP हमें क्या रिप्रेजेंट करता है,
Cp हमारे पास में चेंज इन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये तो क्या हो गया आपका Cp का फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करके आए थे Cv की। Cv हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरनल एनर्जी का चेंज। Cv क्या बताता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है, बशर्ते हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है, ये केवल किसके लिए वैलिड है? आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या ये आइडियल गैस की बात कर रहा है? अच्छा, इसने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है, इसने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और आपके पास में क्या गिवन है? डेल्टा एच गिवन है। और आपके पास में क्या गिवन है? डेल्टा एच गिवन है। देखो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाता है? डेल्टा एच हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन आर टी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा एन आर टी के इक्वल हो जाएगा। ये डेल्टा यू या डेल्टा ई, इसको दोनों से क्या किया जा सकता है? रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोनों ही क्या बता रहे हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर में उसको डेल्टा यू से दर्शाया गया है और कुछ बुक्स के अंदर में उसको डेल्टा ई से दर्शाया गया है। बात हम किसकी कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। तो जिससे मन करे उससे क्या कर लेना? रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है। और हम जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। हमें पता है पीवी किसके इक्वल होता है? एनआरटी के। पीवी किसके इक्वल होता है? एनआरटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस एनआरटी को क्या मैं पीवी से रिप्लेस कर सकती हूँ? क्या इस एनआरटी को पीवी से रिप्लेस किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखो हमारे पास में डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एच का क्या आ गया? एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? केवल इन सबको मैच करना है। हमें क्या करना है? केवल इन सबको मैच करना है, ठीक है। देखो Cp क्या हो जाएगा? Cp हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन एंथैल्पी। आई थिंक ये तो हो जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग टू 2, ठीक है। इसके बाद Cp माइनस Cv किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एच हमारा हो जाएगा डेल्टा यू या डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और हमारे पास में क्या बच गया? Cv बच गया। और हमारे पास में क्या बच गया? Cv बच गया। ये तो गड़बड़ है फिर, यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। वी है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इसको मैच कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको मैच कर सकते हैं। देखो ए के कोरिस्पॉन्डिंग तो क्या है? 2 है। बी के कोरिस्पॉन्डिंग क्या है? बी के कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएगा 4, सी के कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएगा 3 और डी के कोरिस्पॉन्डिंग ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चाहो तो यहाँ से इन फॉर्मूलाज को भी ध्यान रख सकते हो, चाहो तो इन फॉर्मूलाज को भी क्या कर लेना? ध्यान रख लेना, ठीक है। एक ये और है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपके पास में H, E, P और V गिवन है। H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंथैल्पी। E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? E आपका इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। P आपका प्रेशर और V वॉल्यूम को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। P प्रेशर और V वॉल्यूम को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप। हालांकि ये फॉर्मूलाज हम देखो पीछे भी देख कर आए थे, ये फॉर्मूलाज हम पीछे भी देख कर आए थे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम डेल्टा एच को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा एच के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी। पी डेल्टा वी कर दो या डेल्टा एन आर टी कर दो। वैसे ज़्यादातर तो हम डेल्टा एन आर टी ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें डेल्टा एन आर टी नहीं दिया है, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? इसको हम पी डेल्टा वी से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पी वी किसके इक्वल होता है? डेल्टा एन आर टी के इक्वल होता है। ये किसके बराबर होता है? पी वी जो है वो, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी
और ये आपका हो जाएगा डेल्टा एन आर टी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एच का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अच्छा, इसने इसको इधर चेंज कर दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसको ज़रा यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ये किसके बराबर आ गया, पी डेल्टा वी के। ये किसके बराबर आ गया, पी डेल्टा वी के इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो अब भी मैच नहीं हो रहा, एक सेकेंड, क्या ही किया है इसने। आई थिंक पहला ही ऑप्शन तो ठीक था, पहला ही ऑप्शन ठीक गिवन था, चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। पहला ऑप्शन ठीक गिवन है, पहला ही ऑप्शन क्या है, सही गिवन है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपको क्या गिवन है, सही गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दी गई है CH4 C2H6 और C4H10 की। CH4 C2H6 और C4H10 के लिए आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दी गई है। CH4 आपको दिया है -74.8, ये आपको दिया है -84.7 और ये आपको दी है माइनस में 126.1 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ किलो जूल्स पर मोल में गिवन है। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एफिशिएंसी एज फ्यूल। देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्या बतानी है, हमें एफिशिएंसी बतानी है। मतलब देखो, किसी भी फ्यूल की अगर हमें क्या बतानी होती है, एफिशिएंसी बतानी होती है, तो हम किससे मेजर करते हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होता है जिसको कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। जिसको क्या कहा जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जब आप 1 किलो किसी फ्यूल को क्या कर रहे हो, 1 kg ऑफ फ्यूल को क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, एफिशिएंसी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे इन सब की फॉर्मेशंस गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, इनके हीट ऑफ फॉर्मेशंस गिवन है। और अगर आप इन वैल्यूज़ को ध्यान से देखोगे तो ये सब क्या है, नेगेटिव है। ये सब क्या है, नेगेटिव है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब इन कंपाउंड्स को फॉर्म किया है तो कितनी एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, कितनी एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, अगर किसी की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, नेगेटिव है, अगर किसी की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो मतलब वो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। यस और नो, बिल्कुल ठीक बात है। तभी तो ज़्यादा एनर्जी क्या हुई है, रिलीज़ हुई है। और सिस्टम में से जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कंपाउंड क्या है, बहुत स्टेबल है, तो अब जब आप उसको बर्न करोगे तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करने वाला, तो लेस एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। या मैं ऐसा कह सकती हूँ, इस फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। इस फ्यूल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बर्न्ड। किसकी प्रेजेंस में, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब आप इस फ्यूल को क्या करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो ये क्या करेगा, लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्वाइट क्या है, स्टेबल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इनकी एफिशिएंसी ऑर्डर बतानी है। ठीक है, देखो जहाँ पे जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा हमारे पास में एफिशिएंट हो जाएगा, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, उतना ही एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन होने वाला है, C4H10 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ठीक से, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। और उसके बाद कौन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी का ऑर्डर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, C4H10, C2H6 और CH4। आई थिंक ऑप्शन बी हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ सॉलिड बेंजोइक एसिड।
आपको क्या गिवन है, आपको सॉलिड बेंजोइक एसिड का हीट ऑफ कंबशन गिवन है। ये रहा आपका बेंजोइक एसिड C6H5COOH। ठीक है, अब कंबशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो क्या रिलीज होने वाला है, CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल्स। क्या रिलीज हो जाएंगे, CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हीट ऑफ कंबशन रिलीज हो रहा है, यहाँ पे आपका डेल्टा H जो है वो कितना गिवन है, वो आपके पास में माइनस में 321.30 किलो जूल्स गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है। और आपको क्या गिवन है, आपको टेम्परेचर भी दिया गया है, कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड्स। कितना दिया गया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड्स। आप चाहो तो इसको केल्विन्स में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। किसके इक्वल आ जाएगा, 300 के इक्वल आ जाएगा। आपको क्या बताना है, आपको हीट ऑफ कंबशन बताना है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आपको क्या बताना है, हीट ऑफ कंबशन बताना है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इंथैल्पी पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, इंथैल्पी पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 15/2 15 और तो 17। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। ठीक है, ये देखो ये रिएक्शन हमारे पास में क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ये आपको किस में दिया है, ये आपको सॉलिड में दिया है, ये आपको गैशियस फेज में दिया है। CO2 तो होगा ही गैशियस, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें मैं क्यों बता रही हूँ अभी समझ में आ जाएगा। ये सब बातें मैं क्यों बता रही हूँ अभी समझ में आ जाएगा। देखो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच होता है हमारे पास में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी के इक्वल। ठीक है, डेल्टा यू हमें दिया है, डेल्टा एन हमें निकाल लेंगे इस रिएक्शन की मदद से। डेल्टा एन हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे इस रिएक्शन की मदद से। पहले डेल्टा एन ही निकाल लेते हैं, चलो पहले डेल्टा एन ही निकाल लेते हैं। देखो डेल्टा एन ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, यहाँ पे 7 है, और ये कितने हैं 15/2। ये कितने हैं 15/2, तो ये हो जाएगा आपका 7.5। आई थिंक माइनस में 0.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस में 0.5 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से आपके पास में डेल्टा एन आ जाएगा माइनस में 0.5। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या कर दो, यहाँ पे उठा के रख दो। देखो यहाँ पे जो आपको डेल्टा यू दिया है वो किस में दिया है, किलो जूल्स में दिया है। किस में दिया है, किलो जूल्स में दिया है। तो चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से चाहो तो इसको क्या कर लो, जूल्स में कन्वर्ट कर लो। ये हो गया आपका जूल्स, ओ 30 ही था ना, ये हो गया आपका जूल्स में कन्वर्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम आर की वैल्यू पुट करने वाले हैं वो किस में पुट करेंगे, जूल्स में ही पुट करेंगे। ये जो आर की वैल्यू है हम किस में पुट करेंगे, जूल्स में ही पुट करेंगे। ये आपका आ गया माइनस में 321.30 प्लस डेल्टा एन है आपका माइनस में 0.5 आर। इसको मुझे शिफ्ट ही करना पड़ेगा, एक सेकेंड मैं वापस से लिख देती हूँ। देखो डेल्टा एच आपका हो जाएगा डेल्टा यू माइनस 321.30 इंटू 10⁻³ ऑफ कोर्स, प्लस डेल्टा एन हो जाएगा माइनस में 0.5, ये हो जाएगा 8.314, और टेम्परेचर आपका हो जाएगा 300। टेम्परेचर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 300 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। एक बार मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देती हूँ, एक बार मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो जो आपके पास में डेल्टा एच आएगा ना, वो आपके पास में जूल्स पर मोल। ठीक है, और अगर किलो जूल्स में पूछा हो तो इसको क्या कर देना, 1000 से डिवाइड कर देना। और अगर किलो जूल्स में पूछा हो तो क्या करना, इसको 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है, जिस भी यूनिट्स के अंदर में क्वेश्चन पूछा हो उसके अंदर में क्या कर देना, आंसर को मेंशन कर देना। ठीक है, यहाँ पे ना ऑप्शंस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है किसी और क्वेश्चन के ऑप्शंस डाल दिए गए हैं। कोई बात नहीं, इन ऑप्शंस को ज़रा यहाँ से एलिमिनेट ही कर देती हूँ मैं। ठीक है, इन ऑप्शंस को मैं यहाँ से ज़रा एलिमिनेट ही कर देती हूँ। ठीक है, इन ऑप्शंस, ये गलती से ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, इनको प्लीज़ इग्नोर करना।
जो आपने आंसर निकाला है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन के बाद में जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसी और क्वेश्चन के ऑप्शंस डाल दिए गए हैं। ठीक है, इग्नोर करना इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ Cp by Cv फॉर आइडियल गैस इज 1.66 देन द गैस अमंग द फॉलोइंग इज। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे गैस को आइडेंटिफाई करने को पूछ रहा है और आपको क्या दिया है, आपको Cp by Cv की वैल्यू दी गई है। ठीक है, आपको क्या दी गई है, Cp by Cv की वैल्यू दी गई है। ये जो Cp by Cv की वैल्यू है ये क्या बताता है, ये एटोमिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, इसको गामा से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको गामा से भी क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसके इक्वल, Cp by Cv के इक्वल। ठीक है, अगर आपको नहीं ध्यान है तो मैं एक बार आपको मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक तीनों की ही वैल्यूज बता देती हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं मोनो एटॉमिक की बात करूँ तो ये वैल्यू आपके पास में हो जाएगी 5/3। ठीक है, या तो आपको फ्रैक्शन में गिवन हो, और अगर फ्रैक्शन में नहीं गिवन हो तो क्या गिवन होगा, 1.66 गिवन होगा। ठीक है, या ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम मोनो एटॉमिक की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात हो रही है, मोनोएटॉमिक की बात हो रही है। सिमिलरली डायटॉमिक के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 7/5। कितनी हो जाएगी, 7/5, 1.4 के इक्वल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायटॉमिक गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायटॉमिक गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, Cp/Cv। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, यही वैल्यू आप ट्रायटॉमिक के लिए भी लिख सकते हैं, यही वैल्यू ऑफ ट्रायटॉमिक के लिए भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 4/3 और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.33। कितनी आ जाएगी, 1.33। और ये किसको बता रहा है, ट्रायटॉमिक गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायटॉमिक गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन वैल्यूज़ को चाहो तो ध्यान में रख लेना। ठीक है, इन वैल्यूज़ को चाहो तो क्या कर लेना, ध्यान में रख लेना। देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, 1.66 मतलब किसकी बात कर रहा होगा, किसी मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहा होगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या है, ये देखो ये तो मोनो एटॉमिक ही नहीं है। ठीक है, ये तो क्या है, मॉलिक्यूल गिवन है। यहाँ पे एक मोनो एटॉमिक गैस या तो हीलियम हो सकती है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स, ये भी सब क्या है, ये सब भी आपको मॉलिक्यूल्स ही गिवन है। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ये आपका ट्रायटॉमिक हो जाएगा, ये आपका डायटॉमिक हो जाएगा, और ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रायटॉमिक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शो हीटिंग इफेक्ट एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान होता क्या है ना, जब हम किसी गैस को एडियाबेटिकली एक्सपैंड कराते हैं, ठीक है, क्या करा रहे हैं, किसी गैस को एडियाबेटिकली एक्सपैंड करा रहे हैं, तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, क्योंकि हीट का तो कोई एक्सचेंज हो नहीं रहा और हम क्या करा रहे हैं, गैस के थ्रू वर्क डन करा रहे हैं, एक्सपेंशन करा रहे हैं। ठीक है, तो जो कोई भी गैस उसके अंदर में हमने क्या किया है, पुट किया है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर में, वो क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। वो क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करेगा एक्सपेंशन के लिए या वर्क डन के लिए। ठीक है, जब वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करेगा तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए गैस जनरली क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। जनरली गैसेस क्या हो जाती हैं, कूल डाउन हो जाती हैं। किसके दौरान, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान। ठीक है, ये तो था हमारा जनरल ट्रेंड। जनरली ऑन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान जनरली गैसेस क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती है, एक्सेप्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन। एक्सेप्ट फॉर हीलियम एंड हाइड्रोजन। उसका रीज़न है, उसका क्या है,
रीज़न है, ठीक है, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन के लिए अगर मैं इन्वर्जन टेम्परेचर्स की बात करूं तो ये क्या होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका इन्वर्जन टेम्परेचर होता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर हो जाएगा -242 डिग्री सेंटीग्रेड। काफ़ी लो टेम्परेचर के ऊपर में ये क्या दिखाने वाले हैं, ये कूलिंग दिखाने वाले हैं। जबकि जो मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही थी, मैं मान के चल रही थी मैं रूम टेम्परेचर के ऊपर में क्या कर रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ। इसीलिए जो हीलियम और हाइड्रोजन है ये रादर देन कूलिंग ये क्या करती हैं, ये हीटिंग शो करने लगती हैं। ये क्या करने लगती हैं, हीटिंग शो करने लगती हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं क्या करूँ, कोई ऐसा टेम्परेचर ले लूँ, वहीं पे मैं अगर क्या करूँ, कोई ऐसा टेम्परेचर ले लूँ जहाँ पर ये क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँ, -100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर में एक्सपेंशन करा दूँ। वहीं पर अगर मैं क्या करूँ, इस एक्सपेरिमेंट को रूम टेम्परेचर पे ना कराकर -100 डिग्री के ऊपर में क्या करा दूँ, एक्सपेंशन करा दूँ, तो ये क्या करने लगेगा, ये हमारे पास में, ये भी हमारे पास में कूलिंग शो कर देगा। ये भी क्या कर देगा, कूलिंग शो कर देगा, ठीक है। ये भी क्या कर देगा, कूलिंग शो कर देगा, ठीक है। जब भी इन्वर्जन टेम्परेचर क्या हो, जिस टेम्परेचर पे हम करवा रहे हैं उससे क्या हो, कम हो, तो ये भी क्या कर देगा, आइडियल बिहेवियर शो कर देगा, ठीक है। तो इकलौती गैस जो आइडियल बिहेवियर यहाँ शो करने वाली है वो कौन सी हो जाएगी, हीलियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, हीलियम हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हीलियम या ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हीलियम या ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेजेस लॉ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, या हेजेस लॉ हमें किस में मदद करता है। जो हेजेस लॉ है ना, वो कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हाँ ठीक बात है, अगर हमें हमारे पास में डिफरेंट कंपोनेंट्स की क्या गिवन है, एंथैल्पीज गिवन है, तो हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या कर सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हम करते आ रहे थे, ठीक है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, करेक्ट फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ स्लो रिएक्शन। हाँ, अगर कोई रिएक्शन देखो क्या है, स्लो है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेटिंग फास्ट रिएक्शंस के करस्पॉन्डिंग जो भी एंथैल्पी गिवन है उसका इस्तेमाल करके हम उस स्लो रिएक्शन के लिए भी क्या कर सकते हैं, एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। एंथैल्पी, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। हाँ जी, अगर हम इंडिविजुअल कंपाउंड्स की इस्तेमाल, अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बात करें तो उसको इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, किसी कंपाउंड के लिए भी निकाल सकते हैं। तो सारे ही फंक्शंस क्या हैं, करेक्ट हैं। सारे ही फंक्शंस क्या दिए गए हैं, करेक्ट दिए गए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड ए एंड बेस बी इज इज 13.7 किलो कैलोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो, अगर ये क्या कह रहा है, आपने ए और बी कंपाउंड को रिएक्शन करवाई है। आपने क्या करवाया है, ए क्या है, एक एसिड है, और बी क्या है, एक बेस है, ठीक है। और यहाँ से इनकी रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यहाँ से इनकी रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो कितनी है, वो 13.7 किलो कैलोरीज है। ये रहा आपका बेस, ठीक है। यहाँ से 13.7 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ से कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, 13.7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, किलो जूल की फॉर्म में भी देख सकते हो। इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हो, किलो जूल की फॉर्म में भी देख सकते हो। किलो जूल्स की फॉर्म में ये एनर्जी हो जाएगी 57.1। कितनी हो जाएगी, 57.1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए, जब भी क्या होता है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, रिएक्ट करता है। जब भी क्या होता है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जब न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो एनर्जी रिलीज देखी गई है वो किसके बराबर आती है, वो हमारे पास में 13.7 किलो कैलोरी के बराबर आती है। वो किसके बराबर आती है, 13.7 किलो कैलोरी के बराबर आती है। आप इसको चाहो तो जूल्स के अंदर में भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट क्या होगा, वीक होगा। अगर इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट क्या रहा होगा, वीक रहा होगा, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या हो जाएगी, वो 13.7 से क्या हो जाएगी, कम रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या हो जाएगी, 13.7 से कम एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ए इज वीक एंड नहीं, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब दोनों ही कंपोनेंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों ही कंपोनेंट्स कैसे दिए गए हैं, स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, द थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी, ये अभी हम पीछे देख कर आए थे,
ठीक है। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी हम किसके थ्रू बताते हैं? एफिशिएंसी बेसिकली हम किसके थ्रू बताते हैं? आउटपुट बाय इनपुट के थ्रू बताते हैं, ठीक है। आउटपुट हम किसकी फॉर्म में देख रहे हैं? हम गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में देख रहे हैं। और इनपुट हम किसकी फॉर्म में देख रहे हैं? जो एंथैल्पी हमने क्या की है? रिएक्शन मिक्सचर को प्रोवाइड की है। तो मैं कह सकती हूँ चेंज इन एंथैल्पी जो भी क्या की गई है? प्रोवाइड की गई है। तो किसके बराबर हो जाएगा? डेल जी बाय डेल एच के बराबर हो जाएगा। और इसने क्या किया है? इसने डेल जी को रिप्लेस कर दिया है। इसने क्या किया है? डेल जी को रिप्लेस कर दिया है। किससे? माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल से। किससे? माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? फ्यूल एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्यूल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस एन एफ बाई डेल एच। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच किसके बराबर होगा? डेल्टा यू के बराबर होगा। इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी इसमें से कौन सी रिएक्शन के लिए इक्वल आने वाली है, ठीक है। देखो डेल एच जो है वो किसके इक्वल होता है? डेल यू इंटरनल एनर्जी प्लस डेल एन आर टी के इक्वल होता है, ठीक है। ये हम फॉर्मूला देखते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी क्या है? बराबर है। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी इक्वल कब होंगे? जब ये पूरा कंपोनेंट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। जब ये पूरा कंपोनेंट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। अब ये पूरा कंपोनेंट ज़ीरो कब होगा? देखो आर तो क्या है? गैस कांस्टेंट है, तो ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता। टी क्या है? टेम्परेचर है, ये भी ज़ीरो नहीं हो सकता। बट डेल्टा एन क्या हो सकता है? ज़ीरो हो सकता है। डेल्टा एन हमारा क्या हो सकता है? ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें केवल वो रिएक्शन को पहचानना है जिसमें डेल्टा एन क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। जिसमें डेल्टा एन क्या आ रहा हो? ज़ीरो आ रहा हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 माइनस ये भी ज़ीरो के इक्वल आने वाला नहीं है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से हमारे पास में प्रोडक्ट, जब आप यहाँ से क्या करेंगे? समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने हैं? 2 मोल्स प्रेजेंट है। और रिएक्टेंट भी कितने हैं? 2 मोल्स प्रेजेंट है। तो ओवरऑल आपके पास में डेल एन किसके बराबर आ जाएगा? ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। इस फॉर्मूले के अंदर में पूरा का पूरा कंपोनेंट डेल एन आर टी किसके बराबर आ गया? ज़ीरो के बराबर आ गया। केवल क्या बच गया? एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ Cp एंड Cv इज R फॉर अ गैस, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन। ये कब पॉसिबल होता है, ठीक है। देखो आइडियल गैस के केस में तो ये किसके बराबर आता है? ज़ीरो के बराबर ही आता है, सॉरी R के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और रियल गैस के केस में ये कब इक्वल होने वाला है? जब इंटरनल गैसेस के मॉलिक्यूल्स का कोई भी प्रेशर ना हो। जब इंटरनल गैसेस के मॉलिक्यूल कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते हो, तो ये रियल गैस भी जो कैसे बिहेव करने लगेगी? वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। जो रियल गैस भी है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। इसलिए ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फॉर्मूले के थ्रू भी इसको जस्टिफाई कर देती हूँ। एक बार इसको फॉर्मूले के थ्रू भी क्या कर देते हैं? जस्टिफाई कर देते हैं। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? P प्लस इंटरनल एनर्जी मतलब डेल यू विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और आपके पास में क्या आ जाएगा? करली V बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जब ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? देखो ज़ीरो हो जाएगा। जब ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो रियल गैस है, ये भी कैसे बिहेव करेगी? आइडियल की तरह ही बिहेव कर देगी। और ये भी क्या आ जाएगा? Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R ही आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्रिटिकल प्रेशर इज ज़ीरो, नहीं। क्रिटिकल वॉल्यूम इज ज़ीरो, नहीं। जब प्रेशर क्या हो जाएगा? और प्रेशर से भी बेहतर है, यहाँ पे प्रेशर हमारे पास में क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है? यहाँ पे केवल आपको रिलेशनशिप बताना है। किसके अंदर? डेल जी और डेल एस के अंदर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे आपको क्या बताना है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के अंदर में रिलेशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। ये किसके इक्वल हो जाएगा? डेल जी जो है किसके इक्वल हो जाएगा? डेल एच माइनस
टी डेल्टा एस। किसके इक्वल हो जाएगा? डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल जी हमें क्या बता रहा है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल एच हमें क्या बता रहा है? चेंज इन एंथैल्पी। टी हमें टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल एस हमें क्या बता रहा है? चेंज इन एंट्रोपी बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, इसको शिफ्ट करना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा, क्योंकि इसने जो फॉर्मूला, इसने जो ऑप्शंस दिए हैं वो आपको डेल एच के टर्म्स में दिए हैं। इसने जो ऑप्शंस दिए हैं वो आपको डेल एच के टर्म्स में दिए हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? अब ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है? यहाँ पे आपको डेल्टा यू गिवन है, यहाँ पे आपको डेल्टा एस गिवन है, और आपसे क्या पूछ रहा है? डेल्टा जी पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? डेल्टा जी पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एंथैल्पी निकाल देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एंथैल्पी निकाल देंगे। ठीक है, और उसके भी पहले हमें क्या करना होगा? डेल्टा एन फाइंड करना होगा। उसके भी पहले क्या करना होगा? डेल्टा एन फाइंड करना होगा। रिएक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे आपको लिक्विड गिवन है और यहाँ पे आपको गैसेस गिवन है। प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स को हम कंसिडर नहीं करते, तो हमारे पास में जो डेल्टा एन है वो किसके बराबर आ जाएगा? समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में है 2 और रिएक्टेंट में कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो किसके बराबर आ गया? 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपको गिवन है 2.1 किलो कैलोरीज। क्योंकि हम यहाँ आर की वैल्यू कैलोरीज में पुट करेंगे तो इसको क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। ठीक है, डेल्टा एन हो गया हमारा 2, आर हो जाएगा 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर भी आपको गिवन है 300। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। यह आ जाएगा आपका 2100, 2 2 4 4 12, 1200, और ये हो जाएगा 0, 3300 कैलोरी। ये कितना आ जाएगा? 3300 कैलोरीज आ जाएगा। और यहाँ से अब क्या कर देंगे? देखो यहाँ से हम डेल्टा जी निकाल देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे? डेल्टा जी निकाल देंगे। एक सेकेंड, ज़रा मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, देखो डेल्टा एच हमने निकाला है 3300, टेम्परेचर है हमारे पास 300, और आपको एंट्रोपी चेंज भी दिया है। एंट्रोपी चेंज है आपका 20 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, 3300 माइनस 3 2 6 6000। यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा? यहाँ से आपके पास में डेल्टा जी आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा जी आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा -2700 कैलोरीज। कितना आ जाएगा? -2700 कैलोरीज। यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो आपको किस में गिवन है? किलो कैलोरीज में गिवन है, तो ये आ जाएगा 2.7। ठीक है, इसको क्या कर लेना? 1000 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी चाहो तो मार्क कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। एक नॉन लीनियर बेंजीन मॉलिक्यूल के लिए आपसे क्या पूछ रहा है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगी, मैं इसको केवल DOF लिख रही हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारे पास में हो जाएगा 3n - 6 के इक्वल। ठीक है, अब n हमें क्या बता रहा है? n हमारे पास में एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बेंजीन की बात कर रहा है। तो कितने? 6 इसके और 6 इसके, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में? 12 एटम्स हो गए। तो ये हो जाएगा आपका 12 3 = 36, ये -6, तो ये हो जाएगा 30। कितने मोड्स आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। कितने मोड्स आ जाएंगे? 30 मोड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? इफ एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T द गिब्स फ्री एंड एंथैल्पी चेंज आपको गिवन है डेल जी एंड डेल एच रिस्पेक्टिवली, देन द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन बिकम्स। आपसे क्या पूछ रहा है? एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन पूछ रहा है। ये अभी हम पीछे भी करके आए थे वैसे तो। ठीक है, इसको क्या कर दूं? यहाँ पे शिफ्ट कर दूं। ये हो जाएगा आपका डेल एच माइनस डेल जी, और ये एंट्रोपी चेंज ये हो जाएगा डेल एच माइनस डेल जी बाय टी। आई थिंक यही एक्सप्रेशन आ जाएगा।
आई थिंक यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। करेक्ट ऑप्शन को क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। आई थिंक ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हेन मोर देन वन स्पीशीज इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम द केमिकल पोटेंशियल ऑफ स्पीशीज वन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, μ1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो केमिकल पोटेंशियल है वो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, μ1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपसे क्या पूछा गया है, इसी का एक्सप्रेशन पूछा गया है। देखिए किसी भी मिक्सचर के अंदर में जब हम एक कंपोनेंट को क्या करते हैं, एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, टोटल कंपोनेंट से डिवाइड कर देते हैं। चाहे वो मोल फ्रैक्शन हो, चाहे वो केमिकल पोटेंशियल हो, चाहे वो और भी कोई स्पीशीज हो, चाहे वो मास परसेंटेज हो। ठीक है, अभी तक हम यही तो कर रहे आते अभी तक हम यही तो करते आते थे। जब हम क्या करते थे, हम किसी एक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो उसको क्या कर देते थे, हम टोटल से डिवाइड कर देते हैं और बाकी सब कंपोनेंट्स को क्या रख देना, कांस्टेंट रख देना। बाकी सभी कंपोनेंट्स को क्या कर देना, कांस्टेंट रख देना। ठीक है, चाहे वो आपका टेम्परेचर हो, चाहे वो आपका प्रेशर हो, या फिर आपके मोल फ्रैक्शंस हो ऑफ अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ये सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास में दूसरा कंपोनेंट क्या प्रेजेंट है, N2 प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर प्रेजेंट है। तो बाकी सब को किसने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया। यहाँ पे केवल प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, दूसरा कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है, तो ये सही ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर तो प्रेशर और टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, और इसने क्या किया है, N2 को भी कांस्टेंट कर दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं और लक्ष्य 5000 प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और भी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप विज्ञान वृक्ष के मेंबर बन सकते हैं बाय क्लिकिंग द ज्वाइनिंग बटन जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।